नमस्कार। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी यूरिनरी ब्लैडर के बारे में और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मिक्चुरेशन के बारे में। अगर हम बात करें मिक्चुरेशन की तो इस मिक्चुरेशन को ही कहा जाता है वॉइडिंग, यानी कि अगर हम वॉइडिंग कहें या अगर हम मिक्चुरेशन कहें दोनों एक ही बात है। अगर हम बात करें कि मिक्चुरेशन बेसिकली होता क्या है, तो मिक्चुरेशन एक प्रोसेस है और वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम यूरिनरी ब्लैडर को खाली करते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं। यूरिन पास आउट करने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, मिक्चुरेशन। हम कह सकते हैं मिक्चुरेशन एक प्रोसेस या एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बॉडी के बाहर पास आउट करते हैं या एक्सक्रेट करते हैं। यूरिन को एक्सक्रेट करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, उसी को हम मिक्चुरेशन या वॉइडिंग कहते हैं। सिंपल मीनिंग है वॉइडिंग या मिक्चुरेशन का मीनिंग है यह एक बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से यूरिन को बाहर इन्वायरमेंट के अंदर एक्सक्रेट करते हैं, वॉइड आउट करते हैं, उसी को हम मिक्चुरेशन या उसी को हम वॉइडिंग कहते हैं। अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहां पर याद रखना है। फर्स्ट वॉइडिंग अर्ज, फर्स्ट वॉइडिंग अर्ज यानी कि कितना यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हो जाए तब हमें यूरिन पास आउट करने के सेंसेशन मिलते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट वॉइडिंग अर्ज यानी कि पहली बार हमें यूरिन पास आउट करने की इच्छा कब होती है, अर्ज कब होती है, तो इसका आंसर जाएगा 200 ml टू 300 ml। जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 200 से 300 ml यूरिन कलेक्ट हो जाता है तो ब्लैडर वॉल स्ट्रेच होती है और सेंसरी इंपल्स जाते हैं ब्रेन को वॉइडिंग के लिए या मिक्चुरेशन के लिए। और अगर इसमें भी अपन बात करें एग्जैक्ट आंसर, तो आंसर देंगे 250 ml। स्केलिंग की बात करें तो 200 से 300 ml और एग्जैक्ट बात करें तो 250 ml। 250 ml यूरिन जब कलेक्ट हो जाता है ब्लैडर के अंदर तब हमें फर्स्ट टाइम वॉइडिंग की अर्ज होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इररेसिस्टिबल अर्ज। अगर हम बात करें इररेसिस्टिबल अर्ज का मतलब कितना यूरिन ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हो जाए उसके बाद में हम रेसिस्ट नहीं कर सकते, इररेसिस्टिबल, हम टॉलरेट नहीं कर सकते, उसके बाद में हमें यूरिन पास आउट करना ही होगा। और अगर हम बात करें इररेसिस्टिबल अर्ज की तो ये डेवलप होती है जब 600 ml यूरिन ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हो जाता है। यानी कि अगर ब्लैडर के अंदर 600 ml यूरिन कलेक्ट हो जाए तो उसके बाद में इतने स्ट्रॉन्ग सेंसेशन जाते हैं अपने ब्रेन के पास में मिक्चुरेशन के लिए कि उसको हम टॉलरेट ही नहीं कर पाते, उसके बाद में हमें यूरिन पास आउट करना ही होगा। तो ये कुछ पॉइंट थी, यहां पे अपन ने बात की कि मिक्चुरेशन या वॉइडिंग दोनों एक ही चीज है और वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम यूरिन को ब्लैडर में से बॉडी के बाहर रिमूव आउट करते हैं वो मिक्चुरेशन या वॉइडिंग कहलाता है। फर्स्ट टाइम जब 200 से 300 ml या एग्जैक्ट बात करें तो 250 ml यूरिन जब ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हो जाता है तो हमें वॉइडिंग की अर्ज होती है। और जब ब्लैडर के अंदर 600 ml यूरिन कलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद में हम इसको रेसिस्ट नहीं करते हैं, अपन कहते हैं इसको इररेसिस्टिबल अर्ज। उसके बाद में अगर हम बात करें इस मिक्चुरेशन प्रोसेस की, अगर हम बात करें मिक्चुरेशन की तो दो चीजें आपको बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये याद रखनी है। एक तो याद रखना है आपको मिक्चुरेशन सेंटर, मिक्चुरेशन सेंटर, और दूसरा आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर। एग्जाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन, एक तो आपको याद रखना है कि मिक्चुरेशन सेंटर कहां होता है और दूसरा आपको याद रखना है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर कहां होता है। अगर हम बात करें कि मिक्चुरेशन सेंटर कहां होता है तब आपको आंसर देना है कि मिक्चुरेशन सेंटर होता है पॉन्स में। अपने ब्रेन का एक पार्ट है जिसका नाम है पॉन्स, तो जो मिक्चुरेशन सेंटर होता है वो तो होता है ब्रेन के इस पॉन्स वाले एरिया में।
और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर। अगर हम बात करें कि ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर क्या होता है, तो इसको अभी अपन डील करेंगे। जब तक एक बच्चे में हम टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं और उसके अंदर वॉइडिंग प्रोसेस के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो जाता है, जब उस बच्चे के अंदर वॉइडिंग प्रोसेस का प्रॉपर इस पोन्स या ब्रेन के द्वारा कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो जाता है, तब तक उसके स्पाइनल रिफ्लेक्स ही काम करते हैं। ब्लेडर से सेंसरी इंपल्स स्पाइन तक जाते हैं और स्पाइन से ही वापस मोटार रेस्पॉन्ड आता है, यानी कि स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, वही उसके अंदर वॉइडिंग प्रोसेस कंट्रोल करते हैं। कब तक? जब तक कि बच्चा उस वॉइडिंग प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं सीख लेता है। तो उस बच्चे के अंदर या न्यूबॉर्न के अंदर बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन के ऊपर कंट्रोल प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट होने से पहले जो वॉइडिंग प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है वो किया जाता है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर के द्वारा। और अगर हम बात करें कि ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर कहां पर सिचुएटेड होता है, तो आपको आंसर देना है सैक्रल प्लेक्सस। ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम बात करें कि मिक्चुरेशन सेंटर कहां होता है, तो हम आंसर देंगे कि हमारे ब्रेन के अंदर जो पोन्स एरिया है उसमें मिक्चुरेशन सेंटर पाया जाता है। कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट होने से पहले एक न्यूबॉर्न के अंदर या चाइल्ड्स के अंदर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर की अगर हम बात करें, तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर में आपको आंसर देना है सैक्रल प्लेक्सस। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मिक्चुरेशन प्रोसेस के बारे में। देखते हैं मिक्चुरेशन प्रोसेस क्या होती है। ये मान लीजिए ब्रेन का एरिया है जिसको अपन ने नाम दिया है पॉन्स। इस पॉन्स के अंदर एक सेंटर होता है जिसको हम कहते हैं मिक्चुरेशन सेंटर। मिक्चुरेशन सेंटर। उसके साथ साथ हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यहां वॉइडिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है। और हमें पता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर दो प्रकार की सप्लाई होती है। एक सप्लाई होती है जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक सप्लाई सिंपैथेटिक, और दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। उसके बाद में अगर हम बात करें मिक्चुरेशन सेंटर से जुड़ी हुई, मान लीजिए ये अपनी वर्टिब्रल कॉलम है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, मान लीजिए ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मान लीजिए ये दो यूरेटर आ रही है यूरिन लेकर के। ये यूरेट्रल ओपनिंग है। इसके अंदर मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लैडर की डेट्रूसर मसल है। ये डेट्रूसर मसल है। यहां पर हमें पता है एक इंस्पेक्टर होता है जिसका नाम है इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर। दूसरा ब्लेडर के अंदर यहां पर यूरेथ्रा के अंदर एक और इंस्पेक्टर होते हैं जिसका नाम होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर। हमें पता है इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर जो होता है ये बना होता है स्मूथ मसल का, और ये बना होता है स्केलेटल मसल का। क्लियर है? इसी के साथ ही आपको याद रखना है एक और सप्लाई, एक नर्व होती है जिसका नाम है पुडेंडल नर्व।
पुडेंडल नर्व। अगर हम बात करें कि ये सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और पुडेंडल की, तो ये जो सिंपैथेटिक नर्व होती है इसका जो ओरिजिन होता है ये होता है T12 L1 L2। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये T12 L1 L2 क्या है, यानी कि सिंपैथेटिक सप्लाई होती है लास्ट थोरेसिक और फर्स्ट और सेकंड लंबार रीजन से। ये वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्राज के अकॉर्डिंग लेवल दिया है अपन ने। उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कहां से अराइज होती है, तो हम आंसर देंगे कि ये सैक्रल रीजन में S1 S2 और S3, S1 S2 और S3 से ये फाइबर्स अराइज होते हैं। और अगर हम प्यूडेंडल की बात करें तो प्यूडेंडल जो है उसकी सप्लाई अराइज होती है S2 S3 और S4। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक अपने इस मिक्चुरेशन प्रोसेस के अंदर सिंपल सी बात की है। मिक्चुरेशन या वॉइडिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन होता है उस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से क्या किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है या उसको एक्सक्रेट किया जाता है। यानी कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस वॉइडिंग या मिक्चुरेशन कहलाती है। देन अपन ने बात की थी कि जब ब्लैडर के अंदर 200 से 300 ml या एग्जैक्ट बात करें तो 250 ml जब यूरिन कलेक्ट हो जाता है तो फर्स्ट टाइम हमें वॉइड आउट करने की या यूरिन पास आउट करने की इच्छा या अर्ज होती है। और जब 600 ml इसके अंदर यूरिन कलेक्ट हो जाए तो इररेसिस्टेबल अर्ज होती है जिसको हम रेसिस्ट नहीं कर सकते, उस दौरान हमें वॉइडिंग करना ही होगा। उसके बाद में अपन ने सेकंड पॉइंट यहां पर डिस्कस किए हैं, 2 पॉइंट, कि अगर हम बात करें कि मिक्चुरेशन सेंटर कहां होता है तो हम आंसर देंगे कि पोन्स में होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर कहां होता है तो हम आंसर देंगे सैक्रल प्लेक्सस के रिफ्लेक्स काम करते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट वॉइडिंग या मिक्चुरेशन प्रोसेस को समझ रहे हैं कि किस प्रकार से हम यूरिन पास आउट करते हैं। तो इसमें एक तो आपको याद रखना है कि ब्रेन का एरिया है जिसका नाम है पोन्स, उस पोन्स के अंदर मिक्चुरेशन सेंटर पाया जाता है, एक तो वो यूटिलाइज होगा। दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसमें काम में आता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर एक सप्लाई है पैरासिम्पैथेटिक जिसके फाइबर S1 S2 और S3 से अराइज होते हैं। एक सप्लाई होती है सिंपैथेटिक जो कि T12 L1 और L2 के लेवल से अराइज होती है। यानी एक तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम में आएगा, पोन्स काम में आएगा, ब्लैडर है और इसके अंदर एक प्यूडेंडल नर्व भी काम में आएगी। इसी प्यूडेंडल नर्व को कहा जाता है सोमेटिक नर्व जो कि हमारे खुद के कंट्रोल में है। इस नर्व को हम खुद कंट्रोल करते हैं, सोमेटिक नर्व। ये है S2 S3 और S4 से। उसके साथ ही साथ यहां हमने ब्लैडर बनाया है और 2 इंस्पेक्टर बनाए हैं, एक इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर जो कि स्मूथ मसल के बने होते हैं और स्मूथ मसल का बना हुआ है तो ये अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, यानी कि इस इंस्पेक्टर को चाह करके भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरा एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर है जो कि स्केलेटल मसल के बने होते हैं। इस इंस्पेक्टर के ऊपर अपना वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, यानी कि हम वॉल वॉइडिंग प्रोसेस के अंदर जो हमारे कंट्रोल में होता है वो सिर्फ एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर होता है। अब समझिएगा कि वॉइडिंग प्रोसेस कैसे कंट्रोल होती है। मान लीजिए ये यूरेटर है, यूरेटर आपको पता है क्या लेकर के आ रहे हैं, यूरिन लेके आ रहे हैं। जैसे जैसे ब्लैडर के अंदर यूरिन आता जाएगा, आप बताएं क्या ब्लैडर यूरिन के साथ फिल होता जाएगा? अरे बोलो यस और नो। ब्लैडर के अंदर जैसे जैसे यूरिन फिल होता जाएगा ब्लैडर रिलैक्स होता जाएगा कि स्ट्रेच होता जाएगा? हम कह सकते हैं जैसे जैसे ब्लैडर यूरिन के साथ फिल होता जाएगा ब्लैडर की वॉल स्ट्रेच होती जाएगी। और ब्लैडर की वॉल जैसे जैसे स्ट्रेच होती जाएगी, हमें पता है कि ब्लैडर की जो आउटर लेयर होती है उसके अंदर नर्व एंडिंग पाए जाते हैं। हमने ब्लैडर की स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि नर्व एंडिंग पाए जाते हैं आउटर लेयर में। और जैसे ही ब्लैडर वॉल स्ट्रेच होती है ये नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होते हैं और जैसे ही ये नर्व एंडिंग स्टिमुलेट होते हैं तो ये वॉइडिंग के लिए सेंसरी इंपल्स स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये लेकर के जाते हैं ब्रेन के पास में। ये सेंसरी इंपल्स ब्रेन के पास में जाएंगे थ्रू स्पाइनल कॉर्ड और ये सेंसरी इंपल्स जाकर के इस मिक्चुरेशन सेंटर जो कि पोन्स में सिचुएटेड है उसको बताएंगे कि ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल हो गया है।
और ब्लेडर की स्ट्रेचिंग हुई है, अब यूरिन पास आउट करना है। उसी दौरान ये पॉन्स, जिसको पोंटाइन सेंटर भी कहते हैं, ये पॉन्स क्या करेगा, उसी दौरान पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की कमांड भेजेगा। और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जब आएगी तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आकर के एक तो काम करेगी डेट्रूसर मसल पे, और दूसरा ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आकर के काम करेगी इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर के ऊपर। ये जो वापस सेंसरी इंपल्स के जवाब में मोटार कमांड आ रही है, इसमें एक तो ये जाकर के पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई किस पे एक्ट करेगी, तो हम आंसर देंगे कि ये डेट्रूसर मसल पे एक्ट करेगी, और दूसरा ये सप्लाई जाकर के इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को सप्लाई देगी। अगर हम बात करें कि ये जाकर के क्या काम करेगी, तो जैसे ही ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आएगी, ये पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आकर के इस डेट्रूसर मसल के अंदर क्या कोज करेगी, तो अपन कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन कोज करेगी। अब पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ने डेट्रूसर का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया, और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा ब्लेडर के अंदर का इंट्रावेसाइकल प्रेशर बढ़ेगा, और साथ ही साथ इस पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई क्या करेगी, जो यहाँ पे ये इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर होते हैं, इस इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर जो पहले क्या था, क्लोज था, और इस क्लोज इंस्पेक्टर को अब ये जाकर के क्या करेगा, ओपन करेगा। जैसे ही यहां पर ये बात करें पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की, तो ये आकर के क्या करेगा, इस इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को ओपन करेगा, इसको खोल देगा। तो यहां पर आप देखिए पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई दो वर्क कर रही है, डेट्रूसर में तो कॉन्ट्रैक्शन ला रही है और इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को ओपन कर रही है। जैसे ही ये इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर ओपन होंगे, उसी दौरान यूरिन निकल करके कहां आ जाएगा, यूरेथ्रा के अंदर आ जाएगा। यूरेथ्रा के अंदर यूरिन आ गया। अब क्या होगा कि अगर सूटेबल पैलेस है, सही जगह है, तब तो अपन क्या करेंगे, इस प्यूडेंटल नर्व को इनहिबिट करते हैं। हम पता है जब यूरिन पास आउट करते हैं तो अपने आप को रिलैक्स रख रहे होते हैं, उस दौरान हम रिलैक्स रखने का मतलब सिंपल सा ये है कि हम इस प्यूडेंटल नर्व को इनहिबिट करते हैं। अगर सूटेबल पैलेस है, सही जगह है, तब तो हम क्या करते हैं, इस प्यूडेंटल नर्व को इनहिबिट करते हैं। और जिस दौरान ये प्यूडेंटल नर्व या सोमेटिक नर्व इनहिबिट होती है, तो इसके इनहिबिशन की वजह से ये जाकर के इस एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को क्या कर देती है, ओपन कर देती है। और जब ये ओपन होंगे एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर, तो अपन क्या कर रहे होते हैं, उस दौरान यूरिन को पास आउट कर रहे होते हैं। यानी कि जब अपन देखें यूरिन को पास आउट कर रहे हैं, उस दौरान एक तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आ रही है, वो आकर के डेट्रूसर को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को ओपन कर रही है। ये वॉल प्रोसेस के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आ रही है, क्या इसमें हमारा कोई वॉलेंट्री कंट्रोल है? हमारा कोई वॉलेंट्री कंट्रोल नहीं है, बिकॉज डेट्रूसर भी स्मूथ मसल की बनी हुई है और इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर भी स्मूथ मसल के बने हुए हैं। इसको कंट्रोल कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। उसके बाद में हमारा जो वॉइडिंग प्रोसेस के अंदर कंट्रोल होता है, वो मात्र और मात्र कहां पर होता है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर पे। अगर हमें यूरिन पास आउट करना है, उस दौरान हम प्यूडेंटल नर्व को इनहिबिट कर रहे होते हैं अपने आप को रिलैक्स करके, और अगर प्यूडेंटल नर्व इनहिबिट होगी तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर ओपन हो जाएंगे, और ओपन हो जाएंगे तो यूरिन क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, बस के अंदर है, ब्लेडर के अंदर यूरिन कलेक्ट हुआ, स्ट्रेचिंग हो गई, सेंसरी इंपल्स गए, वापस पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आ भी गई है, उसने इस डेट्रूसर को कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया है, इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को ओपन भी कर दिया है, और यूरिन वहां से निकल करके यूरेथ्रा में आ गया है। लेकिन मान लीजिए आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो बस के अंदर तो यूरिन पास आउट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते। उस दौरान हम क्या करते हैं, अपनी थाइज में जो कॉन्ट्रैक्शन लाते हैं यूरिन को रोकने के लिए, बेसिकली उस दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन हम थाइज में ला रहे हैं, उस दौरान हम कर क्या रहे हैं, उस दौरान हम इस प्यूडेंटल नर्व को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और प्यूडेंटल नर्व को जब हम स्टिमुलेट करते हैं, तो इसके स्टिमुलेट होने की वजह से ये क्या करती है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को क्लोज करके रखती है। अब मान लीजिए आप बस में हैं, वॉइडिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आ गई है, यूरिन पास आउट होकर के यूरेथ्रा में आ चुका है, और आपने बस के अंदर थाइज में कॉन्ट्रैक्शन ला करके यूरिन को पास आउट होने से रोकने के लिए प्यूडेंटल नर्व को स्टिमुलेट किया हुआ है, और आपने एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को क्या किया हुआ है, क्लोज करके रखा हुआ है, क्योंकि हमारा कंट्रोल सिर्फ इसी के ऊपर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टैंड पे गए, आपने बस रुकी, आप वॉशरूम में गए, और वॉशरूम में जाते ही आप अपने आप को रिलैक्स करते हैं और बोलते हैं आहा।
उस दौरान जो आह की आवाज आ रही है, आप अपने आप को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने का सेंस क्या है कि आप पुडेंटल नर्व को उस दौरान वापस इनहिबिट करते हैं। जैसे ही आप रिलैक्स हुए, पुडेंटल नर्व इनहिबिट हुई, ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर क्या हो जाते हैं, उसी दौरान क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जब ये ओपन हो जाएंगे तो हम यूरिन को उस दौरान क्या कर रहे होते हैं, पास आउट कर रहे होते हैं। क्लियर है? अब इस वॉइडिंग की प्रोसेस में आप देखें कि जब आप यूरिन पास आउट कर रहे हैं उस दौरान पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई काम में आती है और साथ में हम पुडेंटल नर्व को इनहिबिट किए होते हैं। और जब हमें वॉलंटरीली चाह करके यूरिन को रोकना है, उस दौरान हम एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को क्लोज रखने के लिए पुडेंटल नर्व को हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और मान लीजिए आपने पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई आई, पुडेंटल नर्व को आपने रिलैक्स या इनहिबिट किया, यूरिन पास आउट कर दिया। यूरिन आपने जैसे ही पास आउट किया उसके तुरंत बाद में ये सेंसरी इंपल्स ब्रेन के पास में जाएंगे और ब्रेन या पोन्टाइन सेंटर को या पोन्स को मैसेज देंगे कि काम हो गया है, यूरिन पास आउट हो गया है। उसी दौरान ये पोन्स क्या करेगा, कमांड देगा सिम्पैथेटिक सप्लाई के लिए। और जैसे ही सिम्पैथेटिक सप्लाई आएगी तो वो आकर के काम करेगी एक तो डेट्रूसर मसल के ऊपर और दूसरा वो आकर के काम करेगी इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर के ऊपर। सिंपैथेटिक सप्लाई जब आएगी तो ये क्या करेगी, डेट्रूसर को तो कर देगी रिलैक्स और इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को कर देगी क्लोज। अब आप खुद सोचें, जैसे ही सिंपैथेटिक सप्लाई आ रही है उसने आकर के डेट्रूसर को क्या कर दिया है, रिलैक्स कर दिया है। अब डेट्रूसर रिलैक्स हो गई है और इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। जैसे ही इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर बंद हो जाएंगे और ये डेट्रूसर रिलैक्स हो जाएगी, अब फिर से क्या होगा, ब्लैडर के अंदर धीरे धीरे यूरिन क्या होने लग जाएगा, कलेक्ट होने लग जाएगा। अब मैं आपसे सिंपल चीजें पूछ रहा हूं, इस डायग्राम को देखिए, बताइए। आप बताइए ऐसी कौन सी सप्लाई है जिसके आने पर ब्लैडर खाली होता है, यूरिन पास आउट होता है? तो हम कहेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जब आती है तो वो आकर के ब्लैडर को खाली करवाने का काम करती है। खाली कैसे करवाती है कि वो डेट्रूसर मसल को तो कॉन्ट्रैक्ट करती है और इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को ओपन करती है। तो क्या हम कह सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है वो नर्व ऑफ एम्प्टिंग है। वो क्या है, नर्व ऑफ एम्प्टिंग, वो ब्लैडर को एम्प्टी करवाने का काम करती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई किसको सप्लाई देती है, तो वो डेट्रूसर को सप्लाई देती है और डेट्रूसर में तो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन। इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को क्या करवाती है, ओपन। क्या पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को सप्लाई देती है, नहीं देती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें सिंपैथेटिक सप्लाई की, तो आप बताएं जब सिंपैथेटिक सप्लाई आ रही है उस दौरान क्या होता है, डेट्रूसर हो जाती है रिलैक्स और इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर हो जाते हैं क्लोज। जब ये इंस्पेक्टर क्लोज हो जाएंगे और डेट्रूसर रिलैक्स हो जाएगी तो फिर से ब्लैडर के अंदर यूरिन आना शुरू हो जाएगा और यूरिन आना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, ब्लैडर फिल हो रहा है यूरिन के साथ। और ऐसी नर्व जो ब्लैडर को फिल करवाती है उसको हम कहते हैं नर्व ऑफ फिलिंग। ब्लैडर को फिल करवाने का काम कौन करती है, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक डेट्रूसर को क्या करती है, रिलैक्स। इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को क्या करवा देती है, क्लोज। इसको हम क्या कहते हैं, नर्व ऑफ फिलिंग। क्लियर है? उसके बाद में अपन ने बात की कि इस वॉल वॉइडिंग प्रोसेस के अंदर क्या हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई अपने कंट्रोल में है, नहीं है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हमारा वॉल वॉइडिंग प्रोसेस के अंदर अगर अपन देखें तो कहां पे कंट्रोल है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर पे, बिकॉज वो किसके बने हैं, स्केलेटल मसल्स के। और इस एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को हम किस नर्व के द्वारा कंट्रोल करते हैं, तो हम आंसर देंगे पुडेंटल नर्व के द्वारा या सोमेटिक नर्व के द्वारा। सोमेटिक नर्व सप्लाई कहां से अराइज होती है, S2, S3 और S4 से। क्लियर है? अब अगर अपन बात करें जब पुडेंटल नर्व इनहिबिट या हम रिलैक्स होते हैं उस दौरान एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और हम यूरिन पास आउट करते हैं। और जब हम पुडेंटल नर्व या सोमेटिक नर्व को हम स्टिमुलेट करके रखते हैं और स्टिमुलेट होने पर वो एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को क्या कर देती है, बंद कर देती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप जानबूझ करके यूरिन को कुछ टाइम वॉलंटरली होल्ड कर रहे होते हैं उस दौरान आप पुडेंटल नर्व को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर बंद हो जाते हैं, क्लोज रहते हैं। और जब आप यूरिन पास आउट कर रहे हैं उस दौरान आप पुडेंटल नर्व को इनहिबिट कर रहे होते हैं, जिससे ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर ओपन हो जाते हैं और यहां से यूरिन क्या होता है, पास आउट होता है। यहां तक चीज क्लियर है?
ये तो हम बात कर रहे हैं एक एडल्ट पर्सन के अंदर, या जब कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है मैच्योरेशन के बाद में, ये प्रोसेस होती है जो कि वॉइडिंग प्रोसेस को कंट्रोल करती है। लेकिन एक न्यूबॉर्न बच्चा, जब तक उसको प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं मिल जाती है, जब तक वो वॉइडिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना नहीं सीख लेता है, उस दौरान उसके ब्लैडर से वापस सेंसरी इंपल्स सिर्फ उसके स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड के पास में सेंसरी इंपल्स जाते हैं तो वहीं से वापस सैक्रल प्लेक्सेस से रिफ्लेक्स आते हैं, और ये सैक्रल प्लेक्सेस के रिफ्लेक्स ही उसके अंदर वॉइडिंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हम जब लिखते हैं कि मैच्योरेशन सेंटर कहाँ होता है तो हम आंसर लिखते हैं पोन्स, लेकिन जब हम लिखते हैं कि मैच्योरेशन रिफ्लेक्स सेंटर कहाँ होते हैं तो हम आंसर देते हैं सैक्रल प्लेक्सेस के अंदर। यानी कि मैच्योरेशन रिफ्लेक्स सेंटर कहाँ है? सैक्रल प्लेक्सेस के अंदर, और नॉर्मल मैच्योरेशन सेंटर कहाँ है तो हम आंसर देंगे पोन्स के अंदर है। यहां तक चीज क्लियर हो गई क्या? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पर्सन है जिसका रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है, और रोड साइड एक्सीडेंट होने की वजह से उस पर्सन के अंदर सैक्रल रीजन में फ्रैक्चर हो गया है, तो आप बताएं उसकी वॉइडिंग प्रोसेस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं आपसे कहूं कि एक पर्सन की रोड साइड एक्सीडेंट के अंदर सैक्रल रीजन के अंदर फ्रैक्चर हो गया है, यानी कि वहां की नर्व्स कट गई है, तो अब क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिएगा, अगर मान लीजिए सैक्रल रीजन में यहां पर फ्रैक्चर हो जाए और नर्व सप्लाई कट डाउन हो जाए, तो पहली बात तो जब उसके ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होगा तो खाली करने के लिए सेंसरी इंपल्स ब्रेन तक जाएंगे ही नहीं, यानी कि ब्लैडर के अंदर यूरिन कलेक्ट होता जाएगा और उसको वॉइडिंग के सेंसेशन जाएंगे ही नहीं ब्रेन तक। और अगर गलती से सेंसरी इंपल्स चले भी गए ब्रेन तक तो वापस पैरासिम्पैथेटिक आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई S1, S2 और S3 से अराइज हो रही है, और अगर सैक्रल रीजन में फ्रैक्चर हो गया और वहां की नर्व सप्लाई कट गई है तो क्या ये मोटार कमांड वापस आएगी? तो क्या वॉइडिंग प्रोसेस हो पाएगी? हम कह सकते हैं कि अगर किसी पर्सन के अंदर सैक्रल रीजन में फ्रैक्चर हो जाए तो उस पर्सन के अंदर वॉइडिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी और उसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता रहेगा, ब्लैडर के अंदर वॉइडिंग प्रोसेस इनिशिएशन हो ही नहीं पाएगा, और उसको हम कह सकते हैं यूरिनरी रिटेंशन होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सही नहीं, ये तो गलत है, हमने तो देखा है बूंद बूंद सिंचाई होते हुए। यस, मैं भी कह रहा हूं, बूंद बूंद सिंचाई का मतलब है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। होता क्या है कि जब यहां पर सप्लाई कट जाती है तो इनिशियली तो यूरिनरी रिटेंशन होगा, क्योंकि इसके अंदर ये वॉइडिंग प्रोसेस होगी नहीं। लेकिन अगर अपन बात करें यूरिनरी रिटेंशन होकर के कितना हो जाएगा, ब्लैडर की तो मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो 1 लीटर तक यूरिन कलेक्ट करके रख ले, यानी कि जब 1 लीटर से ज्यादा यूरिन कलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद में ये सेंसरी इंपल्स जाने की जरूरत ही नहीं है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब 1 लीटर यहां पर यूरिन कलेक्ट हो गया तो उसके ज्यादा तो ब्लैडर की कैपेसिटी नहीं है, मैक्सिमम ब्लैडर फिल हो गया 1 लीटर तक, उससे ज्यादा ब्लैडर की कैपेसिटी है नहीं। लेकिन क्या यहां पर यूरिन का आना बंद हुआ है? उसके बावजूद भी यूरिन तो बनता रहेगा और आता रहेगा, तो यहां पर ब्लैडर क्या होने लग जाएगा? ओवरफ्लो होने लग जाएगा, और जितना अब यूरिन आएगा वो बूंद बूंद करके निकलने लग जाएगा, उसको हम कहते हैं ओवरफ्लो होना, और उसी को हम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो जो बाद में लेटर कंडीशन में जो ड्रिबलिंग देखने को मिलती है वो उस ओवरफ्लो की वजह से देखने को मिलती है। इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियली उसमें यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, और जब ब्लैडर कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो उसके बाद में ओवरफ्लो की वजह से बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन देखने को मिलेगी। यहां तक क्लियर है? अब अगर इसको अपन समराइज करें, अगर मैं आपसे पूछूं तो अब आप खुद आंसर देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ पॉइंट, नर्व एंड ओरिजिन, ऑन डेट्रूसर, on internal urethral sphincter, on external urethral sphincter और फंक्शन। फर्स्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं पैरासिम्पैथेटिक। अगर मैं आपसे पूछूं कि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई या जो नर्व है उसका ओरिजिन कहां से होता है, तो हमें पता है ये सैक्रल रीजन के अंदर S1, S2 और S3 से अराइज होती है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई इधर वाली, हम इसकी बात करें, पहला हमने लिखा है पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई कहां से अराइज होती है, तो S1 S2 S3 से। अगर मैं आपसे पूछूं कि पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई डेट्रूसर मसल के ऊपर जाके क्या काम करेगी, तो हम कह सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी इसका, तभी तो यूरिन खाली होगा। और दूसरा देखिए, मैं पूछ रहा हूं ऑन इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर, इस इंस्पेक्टर को ये क्या करवा देती है, तो हम आंसर देंगे कि ये इसको ओपन करवा देती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई इस एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को सप्लाई करती है, तो आंसर जाएगा सप्लाई नहीं करती है। और जब पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई आ रही है तो उस दौरान ब्लेडर के यूरिन के साथ फिल हो रहा है या खाली हो रहा है, तो हम कह सकते हैं एम्प्टिंग। क्या हो रहा है उस दौरान, एम्प्टिंग, ब्लेडर खाली हो रहा है। इसीलिए इस पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई को कहा जाता है नर्व ऑफ एम्प्टिंग। आप बताएं, पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई जब आ रही है तो डेट्रूसर में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर ओपन हो रहा है और उससे यूरिन बाहर निकल रहा है, तो ब्लेडर एम्प्टी हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं नर्व ऑफ एम्प्टिंग। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं सिंपैथेटिक, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंपैथेटिक सप्लाई के फाइबर्स कहां से अरेंज होते हैं, तो हम आंसर देंगे कि ये T12 L1 और L2 से। कहां से अरेंज होते हैं, तो हम आंसर देंगे T12 L1 और L2 से। आप बताएं, जब सिंपैथेटिक सप्लाई आ रही है तो डेट्रूसर क्या हो रही है, रिलैक्स, और इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर क्या हो रहे हैं, क्लोज। एक्सटर्नल को सप्लाई करती है क्या, आंसर जाएगा नहीं, तो हम कह सकते हैं ये तो क्या होगी, रिलैक्स। इंटरनल क्या होंगे, क्लोज। क्या एक्सटर्नल को सप्लाई होती है, नहीं। उस दौरान क्या हो रही है, ब्लेडर की फिलिंग, ब्लेडर यूरिन के साथ क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। क्या हम कह सकते हैं सिंपैथेटिक सप्लाई को नर्व ऑफ फिलिंग, फीलिंग या इमोशंस वाली नहीं, या फीलिंग का मतलब ब्लेडर का फिल होना। उसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं पुडेंडल नर्व, तो इसके फिलामेंट कहां से अराइज होते हैं, तो हम आंसर देंगे S2 S3 और S4। क्या ये डेट्रूसर को सप्लाई करती है, नहीं। क्या इंटरनल को सप्लाई करती है, नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जब इनहिबिट होगी, तो उस दौरान एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर क्या होंगे, ओपन। और जब ये स्टिमुलेट होगी, इसके स्टिमुलेट होने पर एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर क्या होंगे, क्लोज। अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारा जो ऐच्छिक नियंत्रण वॉइडिंग प्रोसेस पे वॉलेंट्री जो कंट्रोल होता है, आप बताएं इस वॉल प्रोसेस के अंदर हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल कौन से इंस्पेक्टर के ऊपर होता है, तो हम कहेंगे एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर के ऊपर। और हम किसके द्वारा करते हैं, तब हम आंसर देंगे हम पुडेंडल, या इसी को हम कहते हैं सोमेटिक नर्व। सोमेटिक नर्व की हेल्प से हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं वॉइडिंग प्रोसेस को। यहां तक क्लियर है क्या, देखिएगा अपन ने यहां पे बात की है सबसे पहले मिक्चुरेशन। इसको हमने लिखा है कि मिक्चुरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत अपन ब्लेडर के अंदर से यूरिन को बाहर एनवायरनमेंट में एक्सक्रेट करते हैं या रिमूव आउट करते हैं। अगर हम बात करें मिक्चुरेशन को हम वॉइडिंग कहते हैं। पहली बार वॉइडिंग की अर्ज या जरूरत हमें होती है जब 200 से 300 ml यूरिन ब्लेडर के अंदर कलेक्ट हो जाता है, या एग्जैक्ट बात करें तो 250 ml। और अगर 600 ml कलेक्ट हो जाए तो उसके बाद में इररेसिस्टेबल अर्ज होती है जिसको हम रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, टोलरेट नहीं कर पाते हैं। वो कितना है, 600 ml। उसके बाद में देखिएगा अपन ने बात की है, कुछ पॉइंट को डिस्कस किया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिक्चुरेशन सेंटर कहां है, तो आंसर देना है पॉन्स या पोंटाइन सेंटर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर कहां सिचुएटेड होता है, तो आंसर देना है सैक्रल प्लेक्सस। जब तक वॉइडिंग प्रोसेस के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है उससे पहले सैक्रल प्लेक्सस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और अगर अपन बात करें नॉर्मल मिक्चुरेशन सेंटर की, तो आंसर देना है पॉन्स। उसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं इस वॉइडिंग प्रोसेस के अंदर की क्या होता है, तो हम आंसर देंगे कि जब यूरिनरी ब्लेडर के अंदर 200 से 300 ml के आसपास यूरिन कलेक्ट हो जाता है, उस दौरान ब्लेडर वॉल स्ट्रेच होती है और उसके स्ट्रेच होने से सेंसरी इंपल्स जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन के पास में, और ब्रेन के पास में कहां पर जाते हैं, मिक्चुरेशन सेंटर जो कि पॉन्स में सिचुएटेड है। ब्रेन सेंसरी इंपल्स को रिसीव करता है और उसी दौरान वापस पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई की मोटार रेस्पॉन्ड भेजता है।
और मोटार रेस्पॉन्ड आता है तो पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई डेट्रूसर मसल में तो करती है कॉन्ट्रैक्शन और इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को ओपन कर देती है, जिससे यूरिन यूरेथ्रा में आ जाता है। और अब अपने को अगर यूरिन पास आउट करना है तो हम पुडेंडल नर्व को इनहिबिट करते हैं, जिससे ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर ओपन हो जाते हैं और हम यूरिन पास आउट कर लेते हैं। और हमें कुछ टाइम के लिए अगर यूरिन को रोकना है, पास आउट नहीं करना है, तो हम इस पुडेंडल नर्व को स्टिमुलेट करके रखने की कोशिश करते हैं। जब ये स्टिमुलेट होती है तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इस वॉल वॉइडिंग प्रोसेस के अंदर हमारा जो वॉलेंट्री कंट्रोल होता है वो सिर्फ एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर के ऊपर होता है, बिकॉज ये स्केलेटल मसल के बने होते हैं। इस वॉल वॉइडिंग प्रोसेस के अंदर पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई यूरिन पास आउट करवाने का काम करती है, इसलिए इसको हम कहते हैं नर्व ऑफ एम्प्टिंग, जो कि सैक्रल रीजन S1, S2 और S3 से अराइज होती है, जो डेट्रूसर को तो कॉन्ट्रैक्ट करती है और इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को ओपन करती है, एक्सटर्नल को ये सप्लाई नहीं करती है। जैसे ही हम यूरिन पास आउट कर देते हैं, ब्लैडर रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होने पर सेंसरी इंपल्स पॉन्स के पास में जाते हैं और बोल देते हैं काम हो गया है। उसी दौरान ये पॉन्स सिंपैथेटिक सप्लाई जो कि T12, L1 और L2 से अराइज हो रही है, ये सिंपैथेटिक सप्लाई जब आती है तो डेट्रूसर को तो रिलैक्स कर देती है और इंटरनल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को क्लोज कर देती है। जब इंटरनल क्लोज हो जाए और डेट्रूसर रिलैक्स हो जाए तो वापस से ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल होना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं नर्व ऑफ फिलिंग। अगर अपन बात करें इसके अंदर किसी पर्सन के अंदर सैक्रल रीजन में फ्रैक्चर हो जाए तो वॉइडिंग प्रोसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो याद रखना है अगर फ्रैक्चर हो जाए तो सेंसरी इंपल्स ब्रेन के पास जाना बंद हो जाएंगे, और अगर सेंसरी इंपल्स चले भी गए तो वापस पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई आएगी नहीं, जब तक नहीं आएगी ब्लैडर खाली नहीं होगा। यानी कि इनिशियली यूरिनरी रिटेंशन होगा, पर यूरिनरी रिटेंशन होकर के भी कितना, मैक्सिमम 1 लीटर तक यूरिन होल्ड हो जाएगा, उससे ज्यादा तो ब्लैडर की कैपेसिटी नहीं है। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो 1 लीटर से ज्यादा वाला जो यूरिन आता है, ब्लैडर का ओवरफ्लो होने लग जाता है, उसके बाद में ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन लीकेज होने लग जाता है, जिसको हम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। आई थिंक, उम्मीद करता हूं जो अपन ने डिस्कस किया समझ आया होगा। यहां पर अपन ने एक टेबल डिस्कस की है, इसमें अपन ने सिंपल लिखा है पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई S1, S2, S3 से अराइज होती है, डेट्रूसर को कॉन्ट्रैक्ट करती है, इंटरनल को ओपन करती है, एक्सटर्नल को सप्लाई नहीं देती है और ब्लैडर की एम्प्टिंग करवाती है, इसलिए इसको नर्व ऑफ एम्प्टिंग कहते हैं। दूसरा हमने लिखा है सिंपैथेटिक सप्लाई T12, L1, L2 से अराइज होती है, वो डेट्रूसर को रिलैक्स करती है, इंटरनल को क्लोज करती है, एक्सटर्नल को सप्लाई नहीं करती है और ब्लैडर की फिलिंग करती है, इसलिए इसको अपन कहते हैं नर्व ऑफ फिलिंग। तीसरा पुडेंडल या सोमेटिक नर्व जो कि S2, S3, S4 से अराइज होती है, ये डेट्रूसर को सप्लाई नहीं करती है, ना ही ये इंटरनल को सप्लाई करती है, ये सिर्फ स्केलेटल मसल के बने हुए एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर को सप्लाई करती है और हमारा वॉलंटरी कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट करवाने का काम करती है। जब ये इनहिबिट होती है तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर ओपन हो जाते हैं, और जब ये स्टिमुलेट होती है तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल इंस्पेक्टर क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। वॉइडिंग प्रोसेस के ऊपर हमारा जो वॉलंटरी कंट्रोल होता है वो इस पुडेंडल नर्व के थ्रू होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।